चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ग्रामर की और चीज़ें समझना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है। उस लिंक से आप जो है सारे वीडियो देख करके पूरी ग्रामर को समझ सकते हैं। यह पूरे कंपटीशंस के लिए, आपके खुद के ज्ञान के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इनको आप पढ़िए और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये लिटरल एंड फिगरेटिव लैंग्वेज होती क्या है, पहले इनको समझ लेते हैं। लैंग्वेज इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लिटरल एंड फिगरेटिव। तो लैंग्वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक लिटरल होता है और दूसरा फिगरेटिव होता है। तो सबसे पहले समझते हैं लिटरल लैंग्वेज, इसको शाब्दिक भाषा कहते हैं। तो ये क्या है? लिटरल लैंग्वेज रिलाइज ऑन द रियल डिफिनीशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस और देयर लिटरल मीनिंग्स। तो जो शाब्दिक भाषा होती है वो शब्दों की रियल मीनिंग बताती है, या फिर कोई शब्दांश है, फ्रेजेस है, उनका रियल मीनिंग बताती है। मतलब उसका जो शब्द है उसी का अर्थ बताती है। शाब्दिक भाषा जो होती है शब्द का अर्थ बताती है, उसे हम लिटरल लैंग्वेज कहते हैं। अब दूसरा होता है फिगरेटिव लैंग्वेज। तो ये अलंकारिक भाषा होती है। रिलाइज ऑन इम्प्लाइड मीनिंग्स विच कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और हु इज़ यूजिंग इट। यू विल फाइंड एग्जाम्पल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन नोवेल्स, पोएम, इसेज एंड प्लेज। तो ये ऐसी भाषा होती है जिसमें शब्दों को थोड़ा सा प्रभावी बनाने के लिए या समझाने के लिए दूसरे तरीके यूज किए जाते हैं। वो कौन बोल रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार जो है भाषा को मॉडिफाई कर लिया जाता है, शब्दों को मॉडिफाई कर लिया जाता है, एक्सप्रेशंस को मॉडिफाई कर लिया जाता है। कहना चाहिए जैसे हम किसी स्त्री को आभूषण पहना करके सजाते हैं और उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी अंग्रेजी में साहित्य को या भाषा को अच्छा सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वो फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाती है। जनरली ये लैंग्वेज जो है नॉवेल्स में, पोएम्स में, एसेज में, प्लेज में, इन सभी चीज़ों में देखने को मिलती है। तो चाहे उपन्यास हो, कविताएं हो, निबंध हो, नाटक हो, और भी जो भी साहित्य के कलाएं हैं उनमें जो है फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज में है, कौन कौन से पार्ट्स में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, या हम इसी को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं। तो ये होता क्या है? एक क्रिएटिव और इमेजिनेटिव यूज ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस टू मेक स्पेशल इफेक्ट ऑन रीडर और लिसनर। तो एक जो है ये सृजनात्मक या फिर काल्पनिक शब्दों का प्रयोग है, भावों का प्रयोग है, जो रीडर के माने पढ़ने वाले के और सुनने वाले के दिमाग में स्पेशल इफेक्ट डालती है, प्रभावी बनाती है। इसके अंतर्गत इट इंक्लूड्स कंपैरिजंस, कंट्रास्ट, एसोसिएशन, एग्जेजरेशंस, कंस्ट्रक्शन, ईटीसी। और इसके अंतर्गत हम किसी की तुलना करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, उसको दूसरे तरीके से करते हैं, किसी को किसी चीज़ से एसोसिएट करते हैं, किसी को बढ़ा चढ़ा कर हम बोलते हैं, एग्जेजरेट करते हैं, और कोई नई चीज़ों का निर्माण भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो साहित्य की भाषा है उसको हम बढ़ाते हैं, जिन चीज़ों से उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं है टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर समझते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये पहला टाइप से एलिटरेशन। तो इसमें क्या होता है? समान अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है। इसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एलिटरेशन इज़ द रिपीटिंग, यहाँ पर आपको दिखना है रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो जब हम यहाँ पर कोई शब्दों के अक्षरों को बार बार रिपीट करते हैं तो जो कुछ इफेक्ट उसमें सुंदरता आती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए, विच क्रिएट्स मेमोरेबल और मेलोडिफिक इफेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ एग्जांपल है सी सेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो एस है इस वाले शब्द के साथ है, इस वाले शब्द के साथ है, इस वाले शब्द के साथ है और इस वाले शब्द के साथ है। तो यहाँ पर जो एस लेटर है इसका बार बार रिपीटिशन हुआ है और इससे सुंदरता बढ़ती है। इसको हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं।
अब यहाँ पर देख लेते हैं एंटीथेसिस ये क्या होता है। ये विपरीत शब्दों का प्रयोग होता है, इसको विलोमांक अलंकार कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एंटीथेसिस है क्या। एंटीथेसिस इज ए लिटरेरी टेक्निक दैट प्लेसेस अपोजिट थिंग्स और आइडियाज़ नेक्स्ट टू वन अनदर इन ऑर्डर टू ड्रा आउट देयर कंट्रास्ट। तो यहाँ पर इसमें जो है ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे के विलोम होते हैं, जो एक दूसरे के विलोम की आइडिया को रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इट वॉज द बेस्ट टाइम्स, ये बहुत अच्छा समय था। इट वॉज द वर्स्ट टाइम्स, और साथ ही ये बुरा समय भी था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसी को हम अच्छा बोल रहे हैं, उसी को हम बुरा बोल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इफ़ेक्ट जो यूज़ हो रहा है, यहाँ पर दो शब्दों को विलोम शब्द का यूज करके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं। इसके बाद दूसरा है एपोस्ट्रॉफी। तो जो उपस्थित ना हो या उत्तर ना दे उसके बारे में कहना है। माने कोई यहाँ विलोप हो, गायब हो, तो हम उसको विलोपा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये, अपस्ट्रॉफी एज ए फिगर ऑफ स्पीच इज व्हेन ए कैरेक्टर एड्रेसेस समवन। तो कोई किसी चीज़ को एड्रेस करता है, याद करता है, बुलाता है। समथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पॉन्ड, उस चीज़ के बारे में जो यहाँ पर है नहीं और हमको जवाब नहीं दे सकता, उस चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम उसमें एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ओ रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो। विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट में यहाँ पर लिखा था, और ये जो था नहीं इस दुनिया में, उसके बारे में ये लिखा गया है, जो उसके प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। अब अगला जो है ये सर्कमलोकेशन है। इसमें सर्कमलोकेशन में जो है घुमा फिराकर हम किसी चीज़ को कहते हैं, इसको वाग जाल कहते हैं, माने शब्दों का जाल कहते हैं। तो सर्कमलोकेशन इज़ द यूज ऑफ पर्पजली वर्डी डिस्क्रिप्शन। तो ये शब्दों का हेर फेर है, विचार है, उसको घुमा फिरा के जब हम बात करते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, सर्कमलोकेशन कहते हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट एज टॉकिंग इन सर्कल्स। आप ऐसा सोच सकते हो कि हम उसको किसी तरह से घुमा फिरा के जब हम कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो उसको सर्कमलोकेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इन हैरी पॉटर सीरीज़, तो जो हैरी पॉटर की सीरीज़ थी, श्रृंखला थी, जो किताबें थी, उसमें जो कैरेक्टर्स थे उनको देखते हैं। मोस्ट कैरेक्टर्स डोंट से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट्स नेम। तो ये जो बहुत सारे कैरेक्टर थे, उसमें पात्र थे, वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के नाम नहीं लिया करते थे। इंस्टीड दे यूज दिस सर्कमलेशन, वो उसको घुमा फिरा के बोला करते थे। ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, ये वही है जिसका हम नाम नहीं लेते हैं, वो समझ जाओ। तो इस तरह से हम जो है बिना नाम लिए घुमा फिरा के कोई चीज़ कहना चाहते हैं और आपको खुद अंडरस्टैंडिंग करना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमलोकेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। अगला है एपिग्राम। तो यहाँ एपिग्राम क्या है, चतुराई से भरे स्मृति कथन या हम सूक्ति कथन कहते हैं। तो जो सत्य भी होते हैं और हम उसका लगातार यूज भी करते रहते हैं, वो एपिग्राम कहलाते हैं। माने कोई सत्य कथन है, सूक्ति है। तो यहाँ पर देखते हैं, एपिग्राम इज़ ए क्लेवर एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट। तो कोई अच्छा है सा कथन है जिसको याद किया जा सकता है, हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है। यू विल फाइंड एपिग्राम्स इन स्पीचेस, पोएट्री एंड द फ्रंट ऑफ द बुक। और जब आपको इसे एपिग्राम देखना हो तो आप किसी स्पीचेस में, भाषण में देख सकते हैं, पोएट्री में देख सकते हैं, एंड द फ्रंट ऑफ द बुक। कभी बुक के सामने भी कोई कोटेशन जैसी चीज़ लिखी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राम बोलते हैं। जैसे नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर, आपको कोई भी जो है कमज़ोर नहीं बता सकता, विथआउट योर कंसेंट, बिना तुम्हारे माने कंसेंट लिए, सहमति के, आपको कोई कमज़ोर नहीं बता सकता है। एलेनोर रूजवेल्ट ने इसको जैसे लिख दिया। तो ये एक सूक्ति हो गई जो पूरे समाज को क्या कर देती है, संदेश देती है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राम बोलते हैं। अब अगला है एफिनिज्म। तो ये जो एफिनिज्म होता है, ये कटु प्रसंग को परोक्ष रूप से कहना है, ये व्यंजना अलंकार कहलाता है। माने हमारे पास कोई ऐसी
घटना है जिसको हम बता नहीं सकते हैं, वो प्रसंग हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमको दुख दे सकता है और उसको हम कुछ दूसरे तरीके से कहते हैं, तब हम उसको जो फिगर ऑफ स्पीक है वो एफिनिज्म कहलाती है। जैसे देखिए, एफिनिज्म इज़ ए वे टू से समथिंग इन एन अंडरस्टैंड मैनर ऑफन टू अवॉइड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लाइक मनी, डेथ और सक्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एफिनिज्म होता है वो एक समझने का तरीका होता है और वो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं जिनको हम डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते, जैसे पैसे के बारे में, मनी के बारे में हो, डेथ के बारे में हो, सेक्स के बारे में हो, इनसे हम डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। तब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से बात करते हैं, तब हम इसको एफिनिज्म बोलते हैं। जैसे डेथ कैन बी एन अनकम्फर्टेबल सब्जेक्ट, सो वी आर डेवलप्ड मैनी एफिनिज्म टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग इट हेड ऑन। तो जो डेथ होता है वो बिल्कुल दुखदाई शब्द होता है, लोगों को इससे दुख होता है, तो इससे हम बचने के लिए कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको डायरेक्टली नहीं कहते हैं। तो जैसे देखिए, रेदर दैन टेलिंग ए फ्रेंड दैट ए रिलेटिव डाइड यू माइट से दे किक्ड द बकेट, पास्ड अवे और आर नो लॉन्गर। जैसे आपका कोई साथी है, कोई रिलेशन वाला है, अब उसके यहाँ कोई डेथ हो जाती है, तो जब आप उसमें बात करते हैं तो उनसे सीधा नहीं कहते कि ये मर गया, ही डाइड, वो कहते किक्ड द बकेट, पास्ड अवे, नो लॉन्गर विथ अस, हमारे साथ अब नहीं है, दुनिया से चला गया। तो इस तरह से जो शब्द इस्तेमाल होते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं कहते हैं, परोक्ष रूप से नहीं कहते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एफिनिज्म बोलते हैं। अब देखिए, अगला फिगर ऑफ स्पीक है हाइपरबली। तो जब हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कोई चीज़, तो हम उसको हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। तो जब हम बहुत छोटी चीज़ को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला करते हैं तो हम उसको हाइपरबली बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाइपरबली इज़ ए डेलिबरेट एग्जेजरेशन दैट एड्स एम्फेसिस, अर्जेंसी और एक्साइटमेंट टू ए स्टेटमेंट। तो हम किसी कथन में जो है बहुत ज़रूरी कथन हो, तुरंत बोलना हो, उसको प्रभावी बनाना हो और हम बहुत उत्साही हों, तब हम किसी चीज़ को बहुत एग्जाजरेट कर देते हैं, माने बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो हम उसको हाइपरबोली का यूज करते हैं। तो देखिए, इफ़ डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर, यदि मैं तुरंत खाना नहीं खाया तो मैं आज मर ही जाऊंगा। तो इस तरह से कोई बात को जब हम बोलते हैं तब ये क्या कहलाता है, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ लाइन इसी में हिंदी में राणा जी के लिए लिखी जाती हैं, उसके चेतक घोड़े के लिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस तरह से यहाँ पर एग्जाजरेट किया गया है कि तुरंत हम सोच नहीं पाए तब तक चेतक उस पार हो गया। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो उसको हाइपरबली बोला जाता है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं आयरनी को। तो ये अप्रत्याशित अंश जो हास्यजनक लगे, व्यंग, कही गई बात से उल्टा अर्थ निकले, तो ये ब्याज निंदा आयरनी कहलाता है। तो कहना चाहिए, जब हम व्यंग्यात्मक शब्दों का यूज करते हैं, जो हम उसमें दूसरे तरीके से किसी चीज़ को हास्यास्पद बनाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं, आयरनी इज ए सिचुएशन दैट सबवर्ट्स ए रीडर्स एक्सपेक्टेशंस। जो है रीडर्स के एक्सपेक्टेशंस को जो सबवर्ट्स करती है, कहना चाहिए उसके भावों को उल्टा कर देती है, उसको हास्यास्पद कर देती है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन योर स्टोरी इज़ ए हाइपोकोनेड्रिक, ऑलवेज कन्विक्टेड दैट दे हैव एन एक्जोटिक एंड अनक्यूरेबल डिसीज़। तो यहाँ पर आपके उसमें एक कैरेक्टर है, पात्र है, जो हम उसको बढ़ा चढ़ा के हमेशा बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ये कोई अनक्यूरेबल डिसीज़ है, माने ये ठीक नहीं हो सकती है। एन आयरनिक एंडिंग फॉर दैट कैरेक्टर वुड बी इफ़ दे डाइड ऑफ ए कॉमन कोल्ड। और यहाँ पर आयरनिक कनेक्टर ये है कि ये तो कॉमन कोल्ड से ही, सर्दी जुकाम से ही मर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरी डिसीज़ यदि है तो उसको हम हास्यास्पद बनाने के लिए ऐसे मजाक कर लेते हैं
कि यार भाई तुम तो सर्दी जुकाम से ही मर जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक आयरनी प्रोड्यूस की जाती है। चलिए अगला फिगर ऑफ स्पीच समझते हैं। यह है लाइटोट, दो नकारात्मक शब्दों से सकारात्मक बनाना या कटाक्ष करना। तो यहाँ पर देखते हैं लाइटोट्स यूज़ ए डबल निगेटिव टू क्रिएट ए पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम दो निगेटिव का यूज करके उसका पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। जैसे यू आर नॉट रॉन्ग, तो यहाँ नॉट भी लगाए हैं, ये निगेटिव शब्द होता है। रॉन्ग भी क्या होता है, निगेटिव शब्द होता है। लेकिन इन दोनों को मिलाने से एक पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है। तो हम ऐसे को हम क्या बोलते हैं, लिटॉट बोलते हैं, और इसको हम कटाक्ष करना भी कहते हैं। अगला देखते हैं मेटाफोर, तो असमान वस्तुओं से प्रत्यक्ष तुलना करना। तो यहाँ पर है ए मेटाफोर इज़ द डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स टू क्रिएट मोर विविड इमेजनरी और अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम एक सीधा जो है तुलना करते हैं एक डिसिमिलर चीज़ों से, और उसको हम एक इमेजिन करके समझते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफोर। जैसे ही वॉज एन ओनियन, वो एक प्याज है। अब इंसान के लिए हम यूज करें टू अंडरस्टैंड, उसको समझना एक प्याज की तरह है। सी हैड टू पील बैक द लेयर्स, उसको समझने के लिए प्याज की तरह उसको छीलना पड़ेगा, तब हम उसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को, घटना को हम तुलना करते हैं असमान चीज़ों से, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मेटाफोर बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये मेटाफोर है। इसको रूपक अलंकार भी कहा जाता है हिंदी में। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है ये मेटोनेमी है। तो इसमें क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संदर्भित करना, इसको लक्षण अलंकार भी कहा जाता है। तो इसको देखते हैं कैसे। मेटोनिमी इज़ ए लिटरेरी डिवाइस इन विच ए वर्ड और ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन फॉर ए क्लोजली रिलेटेड वर्ड और ऑब्जेक्ट। मेटोनिमी गिव्स ए राइटर मोर वेरिएबिलिटी विथ डिस्क्रिप्शंस। तो यदि हमको किसी चीज़ को ज़्यादा डिस्क्राइब करना है तो हम इसका यूज करते हैं। तो वहाँ पर हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे देखिए, आई थॉट हिज मूवीज़ वर बेटर व्हेन दे वेर नॉट सो हॉलीवुड। तो हम सोच सकते हैं कि उसकी मूवीज़ अच्छी होती यदि वो बॉलीवुड की होती। तो इस तरह से हम उसको इम्फेसिस देने के लिए और शब्दों का इस्तेमाल करके और उनको रिलेट करते हैं, जो उसके क्लोजली वर्ड्स होते हैं उनका रिलेट करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं मेटोनिमी या लक्षण अलंकार बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखते हैं ओनोमेटोपिया। ये ओनोमेटोपिया जो है शब्दों के ध्वनि के अनुसार होना, ध्वनि का अनुकरण करना है। जैसे देखिए, ओनोमेटोपिया इज़ ए वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट मीन्स। तो वह उसी तरह से साउंड निकालता है जो उसका मतलब होता है। जैसे देखिए, व्हेन ए कैरेक्टर इज एक्सैस्परेटेड दे माइट एक्सक्लेम। जब वो बहुत ही उत्तेजित हो जाता है, बहुत तेज़ बोलने की कोशिश करता है, तो सीस बोलता है। तो यहाँ पर ये है ओरिजिनल शब्द तो सी है, लेकिन उसके आगे ये सीस और जुड़ गया है। तो इस तरह से एक ही तरह की ध्वनि हो गई यहाँ सीस। तो यहाँ पर ऐसे ध्वनि का जब हम यूज करते हैं, जैसे हम बोलेंगे हिज, तो हिज में हिज तो होता है HIS, लेकिन उसमें एक ऐसा लगाकर हम उसको बताना चाहते हैं हिस। तो ऐसा करके जब हम साउंड निकालते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया। तो इस तरह से ध्वनि अनुकरण का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ अगला, ये है ऑक्सीमोरॉन। ये विरोधी अर्थ वाले शब्दों का यूज करके हम इफेक्ट डालते हैं, इसको विरोधालंकार भी बोलते हैं। तो एन ऑक्सीमोरॉन इज़ ए फ्रेज दैट यूज टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स टू क्रिएट ए न्यू मीनिंग। तो इसमें दो विरोधी शब्दों का यूज किया जाता है और उससे हम नया मीनिंग लेते हैं। जैसे द स्ट्रॉबेरी केक वॉज एफोलिगेट। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रॉबेरी केक को बोलते हैं कि ये बहुत भयानक तरीके से अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छा भी बोल रहे हैं, भयानक भी बोल रहे हैं, यहाँ डरा भी रहे हैं और अच्छा भी बोल रहे हैं। तो इस तरह से विरोधी शब्द का जब हम उपयोग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं विरोधालंकार। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, केवल इसकी मीनिंग आपको समझना है यहाँ। अब अगली बात करते हैं पैराडॉक्स। तो कोई कथन विरोधी होता है
किंतु सत्य होता है। इसको मिथ्याभास कहते हैं। मानिए जब हम कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो वो दुविधा वाला होता है, मतलब हम उसको सत्य माने कि असत्य माने, ऐसी चीज़ें होती हैं, कंट्राडिक्शन होता है तो हम उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। और कोई सत्य चीज़ है तो हमको ऐसा लगता नहीं ये गलत है, तब उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। जैसे देखिए, पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ बट कंटेन्स सम ट्रुथ। तो पैराडॉक्स एक ऐसा कथन होता है जो अपने आप में विरोधी होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ सत्य होता है, कुछ थीम होता है, कुछ ह्यूमर होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं। जैसे ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे जानवर एक जैसे होते हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इक्वल होते हैं। तो जॉर्ज ऑर्वेल एनिमल फॉर्म इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं। जिसमें हमको मिथ्याभास होता है, असत्यता का आभास होता है, वो पैराडॉक्स कहलाता है। इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। तो ये क्या है? मानवीय गुणों की तुलना अमानवीय चीज़ों से करते हैं, तो इसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पर्सोनिफिकेशन इज असाइनिंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो जो मानवीय गुण हैं उनको जो है अमानवीय जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं उनके साथ हम जब कोरिलेट कर देते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे द फ्लोर बोर्ड्स ग्रोन्ड अंडर द वेट ऑफ ईच स्टेप। तो जो फ्लोर बोर्ड्स होते हैं, या कहना चाहिए सीढ़ी जो बोर्ड से बनी हो, तो जितने बार हम उसमें स्टेप रखते हैं उस तरह से वो चिल्लाती है, ग्रोन करती है, आवाज़ देती है, दहाड़ती है। तो ऐसा हम देखते हैं, कभी कभी हम फर्श में चलते हैं, टक टिक की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान या जानवर बोल रहा है। तो यहाँ पर हम किसी ह्यूमन बींग्स का जो है रिलेशन किससे करते हैं? नॉन ह्यूमन बींग से कर देते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और अगला है इसमें प्लेनिज्म। तो एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग, या हम इसको शब्द बाहुल्य भी बोलते हैं। इसमें शब्द बाहुल्यता होती है, इस तरह का अलंकार होता है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेनिज्म बोलते हैं। तो प्लेनिज्म इज़ यूज ऑफ मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी टू कन्वे मीनिंग। तो किसी मीनिंग को अच्छे से समझाने के लिए हम वही एक ही तरह के शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं, एक ही मीनिंग वाले शब्दों का। ए राइटर माइट यूज़ प्लेनिज्म फॉर ह्यूमर और इम्फेसिस। तो एक लेखक जो होता है प्लेनिज्म को क्यों इस्तेमाल करता है? उसमें ह्यूमर लाने के लिए, हास्य लाने के लिए, इम्फेसिस उसमें प्रभावी बनाने के लिए। और दे माइट नॉट रियलाइज दे आर यूजिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स एट ऑल। और वो एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है उसको रियलाइजेशन के लिए, उसको समझने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे द बर्निंग फायर वार्म्ड द होल हाउस। तो यहाँ पर बर्निंग का यदि शब्द कर लिए तो माने कोई चीज़ जल रही है। अब कोई चीज़ जल रही है तो वो फायर ही होगी, आग ही होगी, और आग ही होगी तो गर्म ही होगा। तो यहाँ पर एक ही चीज़ से सारा तो मीनिंग निकल सकता था, लेकिन यहाँ पर हाउस को गर्म देने के लिए सारी चीज़ें, यहाँ बर्निंग भी लगाए, फायर भी लगाए, वार्म्ड भी लगाए। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करके एक मीनिंग देते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं? प्लेनिज्म बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पन। तो ये समान उच्चारण किंतु अलग अर्थों वाले शब्द होते हैं। इसको हम हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। ए पन इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले दैट पर्पजली सब्सटीट्यूट्स वर्ड दैट साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही तरह का साउंड करते हैं, लेकिन मीनिंग उनकी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, माइंड इज़ लॉन्ग एंड ए सैड टेल। तो यहाँ पर ये सैड टेल हो गया, माने बुरी स्टोरी हो गई। सैड द माउस टर्निंग टू एलिस एंड साइनिंग इट इज़ ए लॉन्ग टेल। तो यहाँ पर ये लॉन्ग टेल हो गया। तो यहाँ पर ये टेल जो है एक स्टोरी के लिए यूज हो रहा है और एक पूंछ के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों वर्ड्स हैं उनका साउंड कैसा है? सेम है, लेकिन मीनिंग कैसी है? अलग अलग है। तब हम इसको क्या बोलते हैं? पन बोलते हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच को। अब अगला देखते हैं, यह है सिमिली। समानता सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। ए सिमिली कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। तो ये जो है दो असमान चीज़ों का कंपेरिजन है, और उस कंपेरिजन में हम कुछ शब्दों का भी यूज करते हैं, जैसे लाइक लगा देते हैं, एज लगा देते हैं। जो भी ऐसे कंपेरिजन वाले वर्ड्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। द गोल ऑफ सिमिली इज टू गिव द रीडर अ मोर विविड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर जो भी रीडर है
उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज द फर्स्ट रियल डे ऑफ समर एंड बाय द टाइम शी केम बैक इंडोर्स सी वॉज एज रेड एज टमेटो। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि जब कोई धूप से अंदर आती है तो उसका जो चेहरा है वो ऐसे हो जाता है जैसे कि टमाटर लाल हो। चेहरे का रंग कैसा लाल है? जैसे कि टमाटर। तो यहाँ पर चेहरे के कलर को हम एक लाल टमाटर से कंपैरिजन करते हैं और वो भी एज लगाकर कंपैरिजन करते हैं। एज लगा हो, लाइक लगा हो तो वो क्या होता है? सिमिली होता है। अब अगला है ये सिनेक्डोकी, एक अंश से पूर्ण या पूर्ण अंश से एक अंश का बोध हो, ये उपलक्षण अलंकार कहलाता है। मतलब हम एक छोटी चीज़ से बताएं तो पूरा समझ में आए, और या पूरा समझ में आए तो छोटी चीज़ की भी बात हो, तो हम उसको बोलते हैं सिनेक्डोकी। तो यहाँ पर देखते हैं सिनेक्डोकी क्या है। सिनेक्डोकी इज़ व्हेन ए स्मॉलर यूनिट इज़ यूज्ड टू सिग्निफाई ए लार्जर यूनिट। एक छोटी यूनिट जो है बड़ी यूनिट को यदि बता सकती है, या फिर वाइस वर्सा का मतलब बड़ी यूनिट एक छोटी यूनिट को एक्सप्लेन कर सकती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिनेक्डोकी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। न्यू इंग्लैंड वन द गेम बाय ए टचडाउन। हियर न्यू इंग्लैंड मीन्स न्यू इंग्लैंड्स फुटबॉल टीम। तो यहाँ पर न्यू इंग्लैंड का मतलब क्या समझ में आया? एक जो है पूरे फुटबॉल टीम की बात कर रहा है। एक छोटी सी चीज़ जो है बड़ी चीज़ को बता सकती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक सिनेक्डोकी बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम किसी को बुला लिए कि चलो यार अपना सिर ले आओ, तो यहाँ पर सिर लाने का मतलब ये है कि जब सिर जाएगा तो पूरा शरीर चला जाएगा। तो एक छोटे से अंश के बात को हम ले करके पूरी बॉडी की बात कर दिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिनेक्डोकी बोलते हैं। चलिए अब अगला है अंडर स्टेटमेंट, किसी बड़ी घटना को कम बताना न्यूनोक्ति कहलाता है। जैसे मान लीजिए अंडर स्टेटमेंट इज इंटेंशनल डाउन प्लेइंग ऑफ सिचुएशन। तो किसी घटना को कम करके आंकना वो क्या कहलाता है? अंडर स्टेटमेंट कहलाता है। दिस कैन क्रिएट ए ह्यूमरस और डेड पैन इफेक्ट ऑफ राइटिंग। तो ये राइटिंग में जो है हास्यास्पद उपयोग उत्पन्न करता है भाव। अब यहाँ अंडर स्टेटमेंट कैसा कथन है देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन, इट इज़ नॉट वेरी सीरियस। मुझे एक ऑपरेशन होना है लेकिन ये बहुत सीरियस ऑपरेशन नहीं है। आई हैव दिस टिनी लिटिल ट्यूमर ऑन द ब्रेन, और ब्रेन में एक छोटा सा क्या है? ट्यूमर है। तो देखिए यहाँ पर अंडर स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर होना एक बड़ी घटना होती है, लेकिन हम इस ऑपरेशन को क्या करते हैं? सीरियस नहीं बता रहे हैं। तब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अंडर स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो कोई बड़ी चीज़ को बहुत छोटा समझा करके बताना क्या कहलाता है? अंडर स्टेटमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं ये इडियम क्या है? जिनका अर्थ पूरे वाक्य को मिलाकर भिन्न निकलता है, जिसको हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं। कि वाक्य में बहुत सारे शब्द हैं, जैसा वाक्य कहना चाहता है लेकिन वैसा अर्थ नहीं निकलता है, उसका कुछ दूसरा टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकलता है, सीधा अर्थ नहीं निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इडियम कहते हैं। तो एन इडियम इज़ ए कॉमन फ्रेज विथ ए फिगरेटिव मीनिंग। Idioms are different from other figure of speech in that their figurative meaning are mostly known within a particular language, culture और group of people। तो ये थोड़ा सा दूसरे जो फिगरेटिव लैंग्वेज फिगरेटिव हैं फिगर ऑफ स्पीच हैं उनसे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर लैंग्वेज वाले ही समझ सकते हैं, कल्चर वाले समझ सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल इसको समझ सकते हैं जो लगातार यूज करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है? दिस सेंटेंस यूजेज एन इडियम टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। इस सेंटेंस को आप देखते हैं। देयर इज ए सुपर मार्केट एंड ए फार्मेसी इन द मॉल, सो इफ़ वी गो देयर वी कैन किल 2 birds विथ 1 stone। तो यहाँ पर देखिए हम इसका यदि सीधा अर्थ निकालें तो ये है कि हम एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मार सकते हैं। तो इसका सीधा मीनिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है यदि मैं सुपरमार्केट गया तो मैं फार्मेसी का भी काम कर लूँगा और वहाँ पर मॉल में भी काम कर लूँगा। तो कहना चाहिए मेरे दोनों काम इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसी को मुहावरे में दिया है, किल 2 birds विथ 1 stone। तो इस तरह से यहाँ पर जो इडियम होता है वो बहुत सारे शब्दों का समूह होता है, और वो जो है अपनी जो सीधी मीनिंग है उस तरह का मीनिंग न दे करके कुछ अलग मीनिंग देता है। इसको मुहावरा कहते हैं।
तो चलिए यहाँ पर यही आपको समझना है। ऐसे बहुत सारे इडियम होते हैं जो पूरा वर्ड्स का ग्रुप होता है और वो डिफरेंट मीनिंग देता है। अब यहाँ पर यह प्रोवर्ब, तो जो प्रोवर्ब होता है प्रचलित मुँह चढ़े वाक्य होते हैं, इनको हम कहावत कहते हैं, जो मुँह में अचानक आते रहते हैं। लैंग्वेज की लोकल लैंग्वेज में ये ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे प्रोवर्ब इज ए शॉर्ट कॉमन प्लेस सेइंग दैट इज़ यूनिवर्सली अंडरस्टूड इन टुडेज लैंग्वेज एंड यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स। तो प्रोवर्ब जो है छोटे शब्द का समूह और एक कॉमन सेइंग होती है, एक कहावत होती है जो आज पूरी दुनिया में समझी जाती है एक जैसे। ये जो जनरल ट्रूथ्स हैं उसको सत्य बताने के लिए होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस एग्जांपल यूजेस प्रोवर्ब टू एम्फेसाइज द सिचुएशन, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो यहाँ पर ये है कि काम होने के पहले ही हम जो है अपना उसका फल प्राप्त करने लगें, ये पॉसिबल तो होता नहीं है। तो बस यही चीज़ है, इसको प्रोवर्ब है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब यहाँ पर यदि सीधा अर्थ निकालें तो इसका ये है कि हम चिकन्स को तब तक नहीं गिन सकते हैं जब तक अंडे फूटे ना, है ना। लेकिन इसका जो है सीधा अर्थ नहीं है, डिफरेंट मीनिंग देते हैं। तो यहाँ पर हियर डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच मीन्स दैट यू शुड नॉट एक्ट लाइक समथिंग हैज हैपेंड बिफोर इट एक्चुअली डज। तो आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि कोई चीज़ पहले घटना हो गई हो और हम उसके लिए पहले से ही क्या करें, खुशी मनाने लगें या कोई चीज़ और हमारे अंदर एक्सप्रेशन आने लगे। तो यहाँ पर प्रोवर्ब जो है ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत स्लैंग में या थोड़ी लैंग्वेज में शब्द होते हैं, जो एक सेइंग है, एक थोड़ा सा जनरली ट्रूथ है, वो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। अब बात करते हैं सरकाज़्म। सरकाज़्म और ये जो है कटाक्ष, इसी को निंदा कहा जाता है। ये क्या होता है? सरकाज़्म इज़ ए मॉकिंग और बिटर लैंग्वेज। ये जो है मजाकिया या आपको नकलची बनाने के लिए, या फिर कोई बिटर लैंग्वेज होती है, कटु भाषा होती है जो आपको परेशान कर सकती है। दैट वी यूज टू एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग दैन व्हाट वी से ऑफन द एग्जैक्ट अपोजिट। तो हम जो मीनिंग है उसका हम उल्टा बोलना चाहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सरकाज़्म बोलते हैं, निंदा करना बोलते हैं। ओह ग्रेट व्हेन यू रियली मीन समथिंग इज़ बैड। बहुत अच्छा, तुम तो गलत ही समझ रहे हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर उसकी क्या करते हैं? कटाक्ष करते हैं, निंदा करते हैं। तो जो सही बात है उसको भी हम उल्टा बोल करके हम उसको समझाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सरकाज़्म बोलते हैं। अब अगला होता है स्लैंग, होती है बोली। स्लैंग क्या है? स्लैंग इज़ ए लैंग्वेज दैट यूजेस टिपिकल वर्ड एंड फ्रेजेस टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक मीनिंग। इट वेरीज ग्रेटली बाय रीजन, डेमोग्राफिक एंड लैंग्वेज। तो स्लैंग एक ऐसी लैंग्वेज होती है, बोली जिसको आप बोलते हैं, कि एक स्पेशल मीनिंग देने के लिए किसी का हम यूज़ करते हैं। ये रीजन बाय रीजन क्या होती है? चेंज होती है। कोई स्टैंडर्ड जो है इसका वर्ड नहीं होता है, वो रीजन पर डिपेंड करता है, वहाँ का जियोग्राफिक कैसा है उस पर डिपेंड करता है, वहाँ का लैंग्वेज कैसा यूज होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रो कुड बी यूज टू डिस्क्राइब ए फ्रेंड रेदर दैन एक्चुअल ब्रदर। तो यहाँ पर यदि हम ब्रो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जो ब्रो होता है वो यहाँ पर फ्रेंड को स्पेसिफाई करता है और ब्रदर को स्पेसिफाई नहीं करता है ज़्यादा। तो यहाँ पर ब्रो का मतलब ये हो गया कि एक हम जनरली छोटा सा शब्द अपने से बना लिए जो लैंग्वेज का परफेक्ट शब्द नहीं है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? स्लैंग बोलते हैं। ये स्पेसिफिक शब्द होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं। चलिए एक छोटे चार्ट में कुछ जो इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको समझ लेते हैं। ये तो टाइप है, डेफिनीशन है, एग्जाम्पल है, समझिए। सिमिली, ए फ्रेज दैट डिफरेंशिएट टू थिंग्स। तो एक ऐसा जो वाक्यांश होता है, टुकड़ा होता है वाक्य का, जो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस करता है। जैसे ग्रेसम रन्स लाइक ए हॉर्स। तो यहाँ पर ग्रेसन जो है हॉर्स की तरह दौड़ता है। तो यहाँ पर लाइक और एज का वर्ड का यूज किया जाता है। फिर ये मेटाफोर है, टू सिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड। तो दो जो हैं असमान वस्तुएं कंपेयर की जाती हैं। यू आर माई रेनबो, तुम मेरे इंद्रधनुष हो। तो यहाँ पर ये जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर पर्सोनिफिकेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट थिंग्स। तो यहाँ पर नॉन लिविंग का जो है रिप्रेजेंटेशन जो है लिविंग की तरह करते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। लिप्स आर डांसिंग इन द रेन। अब लिप्स जो है डांस कर रही हैं रेन में, इस तरह से। अपस्ट्रॉफी रिफर्स टू एब्सेंट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज इफ दे वेयर रियल। तो ये जो अपस्ट्रॉफी होता है विलोपन वाला अलंकार होता है, या ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जो होता नहीं है, दिखाई नहीं देता है।
इफ़ इट इज़ ए सनी डे, आज जो है ये जो है धूप खिला हुआ दिन है। तो इस तरह से जो है कोई चीज़ें जब प्रेजेंट नहीं होती या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होती है तब हम अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर ऑक्सीमरन्स, तो ये 2 वर्ड्स आर यूज्ड विथ इन ए सेंटेंस एंड येट अपीयर टू कन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर। तो यहाँ पर 2 वर्ड ऐसे यूज किए जाते हैं जो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करते हैं, विरोध करते हैं। अमिताभ बच्चन एक्ट्स नेचुरली, अमिताभ बच्चन नेचुरली व्यक्त करता है, तो वो तो आर्टिफिशियल हैं, आप जानते हैं एक्टर हैं तो आर्टिफिशियल ही करेंगे। फिर यह हाइपरबोली, तो यूज टू क्रिएट समथिंग दैट लुक्स मच बिगर और मोर सिग्निफिकेंट दैन इट्स। तो हाइपरबोली तब होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा बनाकर करके व्यक्त करते हैं। माई मोम इज़ माई गॉडेस, मेरी माँ जो है मेरी ही देवी है, ऐसे करके जब हम यूज करते हैं। एलिट्रेशन, द सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस दैट बिगिन विथ ए सिमिलर लेटर, तो ऐसे वर्ड्स और शब्द आते हैं जिनमें सिमिलर लेटर का यूज होता है, जैसे यहाँ पर फेवरेट, फ्रूट और फिग, यहाँ एप का यूज हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ फिर यहाँ पर ओनोमेटोपिया है, तो ये 2 फ्रेज इज इम्प्लाइड टू एक्सप्लेन ए साउंड, जो साउंड को एक्सप्लेन करता है। द कैट म्याऊ एज रिया कॉल्स हर, तो इस तरह से कैट म्याऊ जैसे बोलती है, तो जब हम साउंड को रिलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फिगर ऑफ स्पीच समाप्त होता है। ये सारे कंपटीशंस के लिए ज़रूरी है, इसको ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।